नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और हम इस चैनल पे जैसा कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी नेट, जेआरएफ सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं या जितने भी कंटेंट हैं, वह सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। हर लेक्चर की जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की आपको पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलती है। तो आप लोग अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जितने भी तैयारी करने वाले हैं, कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, उन सभी को साहित्य गुरु के साथ जोड़िए और हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए, उसको रिवाइज कीजिए बार बार और अपने को एक अच्छा कंपटीशन में योग्य बनाने के लिए मेहनत करते रहिए। तो चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। और हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके डिटेल आंसर्स को देखेंगे और जानेंगे कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है हर साल कैसे आता है, क्वेश्चन जो है किस प्रकार से घुमा करके पूछा जाता है। हम पढ़ते तो नाटक हैं, हाँ ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक जो है उन्होंने लिख दिया जयशंकर प्रसाद ने, लेकिन नाटक के अंदर से पूछ लिया जाता है, नाटक कौन से किस युग का है ये पूछ लिया जाता है। तो सवाल देखिए कैसे आते हैं, तो हम उन सवालों को थोड़ा गौर से देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो पहला प्रश्न है या क्वेश्चन कह लीजिए क्या है। देखिए, प्रेमचंद घर में जीवनी की लेखिका कौन है। बहुत ही आसान सवाल है, आप में से बहुत सारे लोगों को इसका जो उत्तर है पता भी होगा। तो देखिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं, गायत्री कमलेश्वर, महिमा मेहता, शिवरानी देवी या कुमुद नागर। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, आप इनको फिर से देख सकते हैं। और जो प्रेमचंद घर में है, ये जो जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो जीवनी है ना, उन्हीं की पत्नी जो थी शिवरानी देवी, दूसरी पत्नी थी शिवरानी देवी प्रेमचंद की, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो चीज़ें हैं आप कंटेंट को जोड़ जोड़ के याद कीजिए, ये सारी चीज़ें जो है समझ के याद कीजिए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो शिवरानी देवी की जीवनी है, प्रेमचंद घर में है। और देखिए इसमें लिखा किया गया है, प्रेमचंद घर में की लेखिका है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में है जीवनी 1944 ईस्वी में लिखी है। तो 1944 ईस्वी की जीवनी है। और अन्य जीवनी अगर हम इनकी देखें, जो और ऑप्शन में थे लोग उनकी देखें, तो देखिए क्या है, गायत्री कमलेश्वर ने जो जीवनी लिखी है, तो लिखी है कमलेश्वर मेरे हमसफ़र। कमलेश्वर मेरे हमसफ़र जीवनी लिखी है गायत्री कमलेश्वर ने, 2005 ईस्वी की रचना है। तो ये जो पूछा जा सकता है तो आप इसका जो उत्तर दे पाएंगे। महिमा मेहता ने लिखा है उत्सव पुरुष नरेश मेहता, सन 2003 ईस्वी की जीवनी है। कुमुद नागर ने लिखा है वटवृक्ष की छाया में। अमृतलाल नागर की जीवनी है, सन 2006 में लिखी है। तो देखिए बहुत ही कितने महत्वपूर्ण जीवनी हैं और रचनाकार हैं। ये जो हैं रचनाकार आपको शायद ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इनसे प्रश्न जो है बना दिए जाते हैं और ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, क्योंकि इनको हम देखे नहीं होते हैं और इनसे जो है प्रश्न बना दिए जाते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा क्या है, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है। देखिए रचनाकार नहीं पूछा, रचना काल पूछ लिया गया कि कौन से समय में इसकी रचना की गई है। तो 1945 की रचना की है, 1931 की है, 1975 की है या 1820 की है। तो आपको पता होगा ये जो रचना है 1931 की रचना है चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद की रचना है, नाटक है और इसमें है बताया गया। देखिए चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल 1931 ईस्वी है। ये भी पूछा जा सकता था कि ये कौन से वंश की बात करता है, तो चंद्रगुप्त, गुप्त वंश की बात इसमें की गई है। और ये जो है प्राचीन समय में जो मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी बात की गई है। और देखिए क्या है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद, जन्म इनका जो है 1889 ईस्वी में हुआ है। और इस नाटक का अगर हम विषय देखें तो देखिए क्या है, जो चंद्रगुप्त नाटक है वह क्या चीज़ दिखाने की कोशिश करता है। उसमें दिखाता है कि जो चाणक्य है वह कैसे भारत के एकीकरण के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से जो जयशंकर प्रसाद हैं वह भी जिस समय ये नाटक लिख रहे हैं 1931 में, भारत जो है गुलाम है और वे भारत को एकीकृत करना चाहते हैं। प्रांतों में बटा हुआ था, जैसा कि आपको पता होगा 565
प्रांतों में बटा हुआ था। तो वह इस रचना के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम सब मिलके मेहनत करें, सारे जुट जाएं, तो इन अंग्रेजों को भगाना आसान होगा चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से। लेकिन लोग फिर भी जागरूक नहीं हुए उस समय। फिर भी 10-12 साल बाद हमें स्वतंत्रता मिली और चीज़ें हमने जो हमें चाहिए थी वो प्राप्त कर ली। देखिए क्या है, नाटक का विषय क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। अलक्षेंद्र या अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, हिंदी में उनका नाम है, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंद कुल का विनाश और सेल्यूकस का पराभव। तो जो नंद कुल का उस समय मतलब राजवंश था चंद्रगुप्त के समय, उन्होंने नंद वंश को ही ख़त्म करके अपनी सत्ता स्थापित की थी। और जो सेल्यूकस का पराभव, जो सेल्यूकस था वह अलेक्जेंडर का सेनापति था। उनसे जो मैत्री संबंध मतलब विदेश नीति जो कह सकते हैं ना पहली बार, वह हमें चंद्रगुप्त से में देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित किया गया। तो मतलब चंद्रगुप्त को आधार बना करके हमारी जो जनता है, हमारे जो शासक वर्ग के लोग थे, उनको संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि हमें मिलकर प्रयास करना होगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। इसके प्रमुख पात्र कौन है? चंद्रगुप्त हो गए, चाणक्य हो गए, सक्टार हो गए, सिहरन हो गए, आम्बिक हो गए, राक्षस हो गए। पुरुष पात्र अगर हम इसमें देखें तो पुरुष पात्र ये सारे के सारे ये पुरुष पात्र थे। स्त्री पात्र देखिए कौन है? कॉर्नेलिया, जो कि चंद्रगुप्त की पत्नी है, और जो सेल्यूकस है ना, मतलब जो अलेक्जेंडर का सेनापति था, उसकी बेटी का नाम है कॉर्नेलिया। कन्याली है, और एक मिनट थोड़ा, कल्याणी है, एलिस है, मालविका है, अलका है और सुवासिनी। ये सारे के सारे प्रमुख स्त्री पात्र है। तो इनसे जो है मिलान वाले जो प्रश्न है बनने की संभावना अधिक है। तो आप इनको देखते चलिए। केवल ये सारे जो है क्वेश्चन जब हम देखते हैं कभी भी, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना पिंच करते हैं हमारे दिमाग में, और जब हमारे पास वो ऑप्शन रहते हैं तो हम सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है मूलतः किस संदर्भ और प्रवृत्ति की रचना है? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा और आपको इसके बारे में पता भी, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और जो इसके ऑप्शंस है वे ये हैं। देखिए ये क्या है, ऐतिहासिक नाटक है, राजनीतिक नाटक है, या ये जो रचना है सांस्कृतिक है, या व्यंग्यात्मक है। तो ये जो रचना है ना, ये देखिए सांस्कृतिक है, हमारी जो कल्चरल मतलब हमारी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको व्यंजित करती है, उसको दिखाती है। तो देखिए क्या है, इसका जो सही उत्तर है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये सांस्कृतिक संदर्भ की रचना है। तो सांस्कृतिक संदर्भ की रचना है, और इसमें बहुत ही गहरी गहरी बातें की गई है। अगर आपको समय मिले तो इस रचना को अवश्य पढ़िए। विद्यानिवास मिश्र की रचना है। 1926 में विद्यानिवास का जन्म हुआ, 2005 में इनका निधन हो गया। विद्यानिवास मिश्र संस्कृत के विद्वान, जाने माने भाषाविद, साहित्यकार एवं एक सफल संपादक भी माने जाते हैं। वहीं देखिए, ललित निबंध की परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के साथ मिलकर एक त्रयी रखते हैं। विद्यानिवास मिश्र जो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय, ये तीनों मिलके एक त्रयी बनाते हैं। जैसे कि छायावाद में 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वैसे ही ये लोग ललित निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र ये त्रयी बनाते हैं। वहीं देखिए, विद्यानिवास मिश्र की अगर हम प्रमुख रचनाएं देखें तो कितने मोर्चे पूछा गया है, 2007 ईस्वी की रचना है। गांधी का करुण रस 2002 ईस्वी की रचना है। चिड़िया रैन बसेरा, यह भी इनकी रचना है। चितवन की छा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, 1953 ईस्वी की रचना है, और निबंधों का संग्रह हमें देखने को मिलता है। हल्दी धूप 1955 ईस्वी की रचना है। कदम की फूली डाल 1996 ईस्वी की रचना है। आंगन का पंछी बंजारा मन 1963 ईस्वी की रचना है। मैंने सील पहुंचाई 1966 ईस्वी की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी की रचना है। तो 1974 ईस्वी की रचना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और ये जो है सिलेबस में लगा हुआ है। तो इस रचना को याद कर लीजिए, विद्यानिवास मिश्र की रचना है, इसको पता कर लीजिए। और इस रचना के बारे में जान लीजिए कि ये सांस्कृतिक संदर्भ में लिखी गई रचना है। परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी की इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। देखिए,
ये जो प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। अगर आपने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया था। उनमें से कौन सी, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, हिंदी प्रवाह का किया है, यंग इंडिया का किया है, विचार के किया है, या सर्वभूमि, विचार सर्वभूमि या संपूर्णानंद संस्कृति पत्रिका। तो गांधी जी ने यंग इंडिया जो पत्रिका थी ना, उसका संपादन किया था। देखिए क्या है, यंग इंडिया, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी प्रवाह, विचार सर्वभूमि और संपूर्णानंद संस्कृत पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है। तो यंग इंडिया जो है इसका ही संपादन केवल गांधी जी ने किया है, बाकी सब पत्रिकाएं जो हैं दूसरे संपादकों के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। देखते हैं उनको भी। तो देखिए प्रश्न आ गया दूसरा, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। अगर आप हिंदी को पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी साहित्य में या लिटरेचर का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो सबसे बड़ी मतलब कि हम कह सकते हैं कि औहदा है, वह कौन सा है, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और जो सबसे बड़ा सम्मान जो है ना लिटरेचर में, साहित्य में, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। तो किसको नहीं मिला है, महादेवी वर्मा को, प्रताप नारायण मिश्र को, या निर्मल वर्मा को, या नरेश मेहता को। तो अगर आपको पता होगा कि किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया तो आप तुरंत ही बता देंगे। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र को ज्ञानपीठ नहीं मिला हुआ है, अतः सही विकल्प प्रताप नारायण मिश्र है। तो प्रताप नारायण मिश्र को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बाकी सबको मिला है। महादेवी वर्मा को 1940 में जो यामा इनका निबंध संग्रह, इनका कविता संग्रह है, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। काव्य संग्रह है यामा 1940 का, ठीक है। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी है ना बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, जैसे कि किसी को किसी एक रचना के लिए दे देते हैं, किसी को संपूर्ण साहित्य के लिए दे देते हैं, तो किसी को उसके संग्रह के लिए दे देते हैं, तो किसी को मतलब कोई नई रिसर्च करता है उसके लिए दे देते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में, साहित्य में भी बहुत सारे क्षेत्रों में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इन्हीं की रचना है परिंदे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो निर्मल वर्मा को है संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, इन दोनों को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है और महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह के लिए। देखिए एक प्रश्न और हमें देखने को मिल रहा है, दिए गए विकल्पों में आरंभ में ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। एक मिनट, कुछ फॉल्ट हो गया। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक है वह कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद हैं, या बद्री नारायण, या बलदेव प्रसाद है, या बद्री नारायण चौधरी हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ना वह है बद्री नारायण चौधरी, जिनको हम प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्रेम घन या बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन कह लीजिए, यही इनके वो हैं संपादक। देखिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प प्रताप नारायण मिश्र है। सॉरी मैं गलत था, प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और प्रताप नारायण मिश्र जो है सही उत्तर है। और देखते हैं क्या है, दिए गए विकल्पों में से ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। इसका प्रकाशन कानपुर से 1883 में प्रकाशन हुआ। देखिए 1883 में प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ। ये भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका मानी जाती है। तो भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं में से एक है ब्राह्मण पत्रिका। 1883 में इसका प्रकाशन हुआ। जो इसके प्रथम संपादक या कह सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र जो थे इसके संपादक के रूप में जाने जाते हैं। और देखिए क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा 1868 में काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका के संपादक बने, मतलब उसमें कार्य करते थे। बलदेव प्रसाद जो हैं काशी पत्रिका अलीगढ़ से जो प्रकाशित होती थी उसका संपादन करते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी 1881 की जो मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी उसके प्रकाशन के रूप में हम देखते हैं। और देखिए क्या है,
यह विकल्प यह किसका कथन है? तो हमें बताना है, ये प्रश्न है कि ये जो कथन है किसका है। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। तो जो कविता है ना, उससे मनुष्य के भाव की रक्षा होती है। तो ये जो कथन है किसका है? ऑप्शन आपके सामने है। प्रताप नारायण मिश्र का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, या महादेवी वर्मा का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो देखिए, ऐसे जो ज़्यादातर कथन होते हैं कि प्रोबेबिलिटी तो यही बनती है, संभावना की जो बड़ा मतलब आलोचक है या जो बड़ा रचनाकार है वही ऐसी बातों को कहा जाता है, और उन्हीं से जो है प्रश्न भी बनते हैं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ना, यही अन्य विकल्प इसके गलत है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्हीं का कथन है कि जो कविता है वह मनुष्य के भावों की रक्षा करता है। तो रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर हो गए। और आप भी इस ट्रिक को लगा सकते हैं कि कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी मतलब थोड़ा बड़ा विचारक या बड़ा चिंतक या बड़ा आलोचक की उसमें ऑप्शन में हो तो आप उसको थोड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि संभावना जो रहती है उसी से प्रश्न बनने की रहती है। क्योंकि जो छोटे आलोचक होते हैं उनसे जो प्रश्न होते हैं ना, थोड़े कम बनाए जाते हैं। वही देखिए, कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और वहीं देखिए, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। तो ये बात भी जो है इन्हीं की है, मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे ही कथन था। प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखकों में से एक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की विविध रूपों में सेवा की। वे कवि होने के अतिरिक्त उच्च कोटि के मौलिक निबंध लेखक और नाटककार थे। हिंदी गद्य के विकास में मिश्र जी का बड़ा योगदान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं सफल अध्यापक रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता थे। द्विवेदी की हिंदी साहित्य को समझने सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने हिंदी समीक्षा को नए उदान और वैज्ञानिक दृष्टि दी है। मतलब जो हिंदी साहित्य की जो समीक्षा होती है ना, उसको एक अच्छा रूप देने का जो काम है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और एक मतलब विशेष रूप से उसको एक अलग ही मतलब वो बना देना, ये जो काम है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्री में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनको हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है, सरस्वती भी कहा जाता है, और देखिए क्या है, मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही महादेवी वर्मा को सरस्वती कहा है। तो ये चीज़ जो है याद करने योग्य पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये इसी प्रकार के क्वेश्चन और इनसे ही प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा बनते हैं। वहीं देखिए, माँ, पेट, दांत, नाक भी आदि नाम से लिखे हुए निबंध किस रचनाकार के हैं? तो ये सारे के सारे जो रचनाकार निबंध हैं किसके हैं आपको बताना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज के हैं, धर्मवीर भारती के हैं, बालकृष्ण भट्ट के हैं, या प्रताप नारायण मिश्र के हैं। तो ये सारे के सारे जो निबंध हैं वह माँ, पेट, दांत, नाक, भौ आदि नाम से प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। उपयुक्त विकल्पों में से जो प्रताप नारायण मिश्र है वह विकल्प सही है, बाकी सब गलत है। वहीं देखिए क्या है, इसके और पॉइंट्स को देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है ना, वह 24 सितंबर 1856 को हुआ था। 6 जुलाई को 1894 के प्रमुख लेखक, कवि और पत्रकार माने जाते हैं। वहीं देखिए, प्रताप नारायण मिश्र भावपरक निबंधकार थे। इन्हें पश्चिमी निबंधकार रिचर्ड स्टील, जो भाव प्रधान निबंध लिखने के लिए विख्यात थे, के नाम हिंदी का स्टील कहा जाने लगा। तो यह भी पूछा जाता है कि स्टील किसको कहा जाता है? तो हिंदी का जो स्टील है ना, प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है, क्योंकि इनके जो निबंध हैं, इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा जो रिचर्ड स्टील है उनसे मिलती जुलती है।
वहीं देखिए क्या है, भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण मिश्र जी प्रति भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र कहे जाने लगे थे। इनको द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहे जाने लगे थे ये क्योंकि ये भी भारतेंदु और वो जो थे रचनाकार स्टील, इन दोनों की ही खूबियों को समाहित करके अपनी रचना को किया करते थे। निम्नलिखित लेखकों का जन्म के आधार पर सही अनुक्रम लगाइए। तो सीक्वेंस से लगाना है कि किसका जन्म जो है पहले हुआ और किसका बाद में। तो देखिए ऑप्शन ये है, प्रताप नारायण मिश्र का पहले हुआ, या मिश्र बालकृष्ण भट्ट का हुआ, बाल मुकुंद गुप्त का, या राजा लक्ष्मण सिंह का। तो देखिए राजा लक्ष्मण सिंह मेरे हिसाब से पहले आएंगे। तो राजा लक्ष्मण सिंह देखिए कहाँ है, राजा लक्ष्मण सिंह तीसरे में है, तो ऑप्शन तीसरा होना चाहिए। बाकी हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त। तो सबसे छोटे हैं बाल मुकुंद गुप्त और राजा लक्ष्मण सिंह जो है सबसे बड़े हैं। तो देखिए वो ऑप्शंस के थ्रू भी हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं। देखिए राजा लक्ष्मण सिंह का जो जन्म है ना वो 1826 में हुआ और 1896 में इनका निधन हो गया, राजा लक्ष्मण सिंह। वहीं देखिए बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 1844 में हुआ, 1914 में इनका निधन हुआ। प्रताप नारायण मिश्र 1856, 1894 में इनका निधन हुआ। बाल मुकुंद गुप्त का 1865 में और 1904 में इनका निधन हुआ। तो ये सारे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देख सकते हैं। नागरी नीरद नामक पत्र कौन निकालता था? तो नागरी नीरद जो पत्रिका है वह कौन निकालता था? तो ऑप्शन देखिए आपको दिए गए हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, या बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं पता तो चलिए देखते हैं। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका पूरा जो नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये जो है नादरी नामक पत्रिका को निकाला करते थे, नादरी नारद। तो इनकी पत्रिका है। और देखिए क्या है, नादरी नीरद, सॉरी नारद नहीं, नादरी नीरद है। नादरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रेमघन में नागरी नीरद का प्रकाशन हुआ। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था ना, या दैनिक पत्र कह सकते, दैनिक नहीं था, मासिक था मेरे ख्याल से, साप्ताहिक या मासिक था, उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। 1826 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। प्रेमघन ने नागरी नीरद का प्रकाशन शुरू किया और ये जो इनकी पत्रिका है पूछी जाती है। देखिए क्या है, लेखक परिचय और रचनाएं देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है ना, प्रताप नारायण मिश्र 24 सितंबर 1826, 6 जुलाई 1894, भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक, कवि और पत्रकार माने जाते हैं। कली कौतुक हठी हम्मीर, गौ संकट, भारत दुर्दशा नाटक, जुआरी, खुआरा और प्रहसन, खुआरा जो है प्रहसन है, इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने की है। अगर आपने भारतेंदु के देखे होंगे तो भारतेंदु काल की ही रचनाओं में प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वे उसी मंडल से जुड़े हुए थे। तो ये सारी प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों को हमने देखा और उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और PYQs में जो ऑप्शंस थे हमने उनको भी डिटेल से देखा, उनकी भी चर्चा की, और हमने और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। तो मुझे आशा है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप वहाँ से इसकी PDF को देख सकते हैं और रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सीरीज़ में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए साहित्य गुरु के साथ बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, आप इसका भी सुझाव दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जो टॉपिक समझ में ना आया हो, वह फिर काव्य शास्त्र का हो, हिंदी साहित्य का, इतिहास का हो, या कोई कहानी, निबंध, नाटक, कुछ भी हो, आप बता सकते हैं कि इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपको उसका वीडियो बना के प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप सब यहाँ तक जुड़े तो आप सभी का शुक्रिया। और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए और साहित्य गुरु चैनल को बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये जो चैनल है हिंदी साहित्य और हिंदी विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे जो टीचर्स हैं पढ़ाते थे लेकिन PDF नहीं देते। मैंने सोचा नहीं, PDFs भी दी जाएगी ताकि
उनको जब वीडियो देख रहे हो तब वीडियो को ध्यान से देखें, आधी से ज़्यादा चीज़ें यहीं रिवाइज हो जाए, और जब वो PDF को 1-2 बार पढ़े तो सारी चीज़ें जो है याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में नए PDF के साथ, नए कंटेंट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।